नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 19 अप्रैल 2024 और आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करेंगे। पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि साउथ चाइना सी को लेकर के है। साउथ चाइना सी की हम सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण कंट्रीज इसके आइट साइड में लोकेटेड हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट आखिर क्यों हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये जो साउथ चाइना सी है, एक तो ट्रेड के लिए रूट देता है और दूसरे नंबर की चीज़ ये है कि यहाँ पर जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसको हम एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र से हमारे जो हवाई जहाज़ हैं वो आना जाना कर सकते हैं, इसलिए साउथ चाइना सी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चर्चा में हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर चाइना अपना दबदबा बनाते जा रहा है। कभी कहीं किसी टापू पर कब्जा करना हो, कहीं अपने समुद्री जहाज़ों की वो फेरी करवाते रहेगा, वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराते रहेगा। तो इस प्रकार से जो साउथ चाइना सी है ना, एक प्रकार से सबके लिए चिंता का एक कारण बन जाता है। आज के समय में फिलीपींस जैसी कंट्रीज, ठीक है, इसके साथ में नया नया विवाद खड़ा हो रहा है चाइना का। तो फिलीपींस को किस प्रकार से भारत ने आश्वासन दिया है, ठीक है, क्या हमारी स्ट्रेटजी रही है इस क्षेत्र में, कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल नियम कानून हैं जिनको मानने की ज़रूरत है, चाइना को भी मानना चाहिए और हम लोगों को भी उस चीज़ को फॉलो करना है। इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल है वो पूरे वर्ल्ड का जो फ्यूचर है वो किस तरफ में जा रहा है। क्या फिर से वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है, परमाणु विश्व युद्ध, इसकी चिंता हमें करने की ज़रूरत है। आज के समय में हम देखते हैं वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है। पहले रसिया और यूक्रेन के बीच में हुआ, इसके बाद इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हुआ। अब एक और नया फ्रंट खुल गया है ईरान और इजराइल के बीच में। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, साथ ही साथ जो यूरोप है, वो किस प्रकार से इन युद्ध को देखते हैं, क्या इनको रोकने के लिए वो ये स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसका क्या असर पड़ रहा है। सैंक्शन लगाए हैं तो उसका क्या असर पड़ा रसिया के ऊपर। साथ ही साथ ये जो कंडीशन बन रही है ना, इससे ईरान उभर कर के सामने आ रहा है, इससे चाइना उभर के सामने आ रहा है। साथ ही साथ में नए नए गठबंधन हमको देखने को मिल रहे हैं और साथ ही जो एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारा ऑयल का, ऑयल को हम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ना तो पूरी दुनिया इस चीज़ को इनकार कर सकती है। आज के समय में देखा जाए, ठीक है, तेल के मामले में भारत कितनी मात्रा में ईरान से तेल मंगाता है और यदि युद्ध जैसी कंडीशन चलती है और इसमें भारत की क्या पोजीशन रहेगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि यदि हम ईरान का सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाता है। तो इस चीज़ को भी इंडिया ध्यान में रखेगा और इस प्रकार से ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसी के बारे में मेनली ये आर्टिकल फोकस करता है। तो ये दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहले एडिटोरियल की तरफ, जो कि दक्षिण चीन सागर, पार्टिकुलरली यहाँ पर हम साउथ चाइना सी की बात करने वाले हैं। साउथ चाइना सी एंड इंडिया के रिलेशनशिप हम यहाँ पर देखने वाले हैं। साउथ चाइना सी में चाइना का दबदबा बढ़ते ही जा रहा है। इसको रोकने के लिए दुनिया क्या कर रही है, छोटे मोटे कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं और भारत की क्या स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये साउथ चाइना सी का मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये फैला हुआ है। नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं तो इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके बाद वियतनाम जैसी कंट्रीज़, चाइना जैसी कंट्रीज़, ताइवान, फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ की महत्वपूर्ण लोकेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, नई दिल्ली ने अपनी जो स्ट्रेटजिक रिकैलिब्रेशन है, हमने अपनी स्ट्रेटजी को रिकैलिबर किया है, नए सिरे से स्थापित करना चालू कर दिया है, जो कि बताता है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि जो साउथ चाइना सी का क्रिटिकल इम्पोर्टेंस से लेकर के रीजनल सिक्योरिटी,
ग्लोबल मैरीटाइम ऑर्डर, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये क्या बताता है कि न्यू दिल्ली ने अपनी स्ट्रेटजिक पॉलिसी में रिकैलिब्रेशन किया है। इससे पता चलता है कि जो साउथ चाइना सी का कितना क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है रीजनल सिक्योरिटी के लिए, ग्लोबल मैरीटाइम ऑर्डर के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं। तो शुरुआत करी जाती है एडिटोरियल की कि अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने में फिलीपींस को भारत का पूरा समर्थन है। इंडिया फुल सपोर्ट करता है फिलीपींस को कि आप जो है अपनी नेशनल सोवरेनिटी को बनाए रखिए, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। मार्च 2024 में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ने आर्टिकुलेट किया था, ठीक है, उन्होंने बताया था एक जॉइंट स्टेट के माध्यम से कि जब मेरी मनीला की यात्रा चल रही थी तो मैंने एक संयुक्त बयान, आर्टिकुलेटेड मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो आर्टिकुलेटेड किया था उन्होंने एक जॉइंट स्टेट के माध्यम से उनकी विजिट मनीला की। इंडिया का पूरा सपोर्ट रहेगा फिलीपींस को, आप अपनी नेशनल सोवरेनिटी को बनाए रखिए। मिस्टर जयशंकर का जो कमेंट ऐसे समय में आया है जबकि साउथ चाइना सी या फिर जो वेस्ट फिलीपींस सागर है वो डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है मनीला एंड बीजिंग के बीच में। एंड बोला जा रहा है कि सन 2023 काफ़ी तनाव और राजनयिक घर्षण, राजनयिक विवाद वाला रीजन रहा है, विवाद वाला ईयर रहा है। यहाँ पर आपको टेंशन एंड डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन देखने को मिले हैं। तीसरे नंबर की बात यह है जो रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर है एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका क्या महत्व है। एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था 2023 में न्यू दिल्ली एंड मनीला के बीच में, एंड इसमें बोला गया था चाइना को कि आप जो है एक्सेप्ट करिए रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर को एंड एक्नॉलेज करिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग 2016 को जो कि मनीला के फेवर में गई थी। तो फिर आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके एरिया को, आप क्यों हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली की साउथ चाइना सी में क्या पोजीशन है, क्या थिंकिंग रही है हमारी, ये चीज़ हमें हमारी ब्रॉडर स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक एस्पायरेशन में दिखाई देता है। ग्लोबल स्टेज में हमारे क्या स्ट्रेटजिक पॉलिसी रही है, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही हैं। हमने क्लियरली बोल दिया है कि हम जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को मानते हैं, देशों की जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसको बनाए रखना है। एंड बोला जा रहा है जो साउथ चाइना सी में सोवरेन राइट्स हैं उनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब हम पॉलिसी एवोल्यूशन की बात करते हैं, कैसे करके पॉलिसी का एवोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले तो हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। नई दिल्ली का जो इंगेजमेंट रहा है इस रीजन के साथ में वो प्रारंभिक तौर पर इकोनॉमिक तौर पर रहा है, और इकोनॉमिक पॉलिसी किससे रिलेट करती है, सीधी लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका उद्देश्य है हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है साउथ ईस्ट एशिया में एंड इम्पेरेटिव टू सिक्योर एनर्जी रिसोर्सेज। साथ ही साथ में हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज को भी कहना चाहिए अनिवार्य बना दिया है कि हम हमारी यदि इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो इसके लिए एनर्जी रिसोर्सेज होना ज़रूरी है। वहीं यदि हम इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसमें इंडिया ये आशा करता है कि हम हमारे जो संबंध हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में डीप करेंगे, गहरे करेंगे, एंड जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें भी अपने रिश्तों को हम और गहरा करने वाले हैं, ब्रॉडर करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम बैलेंसिंग करेंगे राइज ऑफ चाइना को, ये एक की ड्राइवर माना जाता है। अब हम हमारे पड़ोसी किनको यहाँ पर काम करने वाले हैं एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी के अंतर्गत, तो ये आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। चाइना के प्रति हम क्या सोचते हैं, आसियान कंट्रीज़ के प्रति क्या सोचते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रति क्या है, जापान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ कोरिया। अब हम बात करते हैं इंडिया का इकोनॉमिक स्टैक्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज। क्या इकोनॉमिक हमारा स्टांसेस है एंड क्या मैरीटाइम रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉयटेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस
जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, का जो ओवरसीज आर्म है, ओएनजीसी विदेश जिसको बोला जा रहा है, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में काम कर रही है वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, एंड अदर कुछ सिमिलर वेंचर ही हम यहाँ पर चला रहे हैं। ये बताता है कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता है इस रीजन में, साथ ही साथ में इसका सपोर्ट रहा है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोरेटेशन एंड एक्सप्लोरेटेशन ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज को। इंटरनेशनल कानून के हिसाब से आप मैरीटाइम रिसोर्सेज, समुद्र में जो भी संसाधन अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पेशली हम अनक्लोज के कानूनों को फॉलो करते हैं, जिसको यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी ओरिएंटेशन रही है, लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसका क्या फ़ायदा रहा है और किस प्रकार से हम अपनी नीति को चेंज कर पाए हैं। पहले हम लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर के आए थे, अब सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर के आई है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, काफ़ी बड़ा शिफ्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हम स्ट्रेटजिक शिफ्ट कर पाए हैं, एक्टिव इंगेजमेंट कर पाए हैं इंडो पैसिफिक रीजन में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के चलते चलते। इस प्रकार से जो पॉलिसी इवोल्यूशन हुआ है ये बताता है कि इंडिया एक्नॉलेज करता है चेंजिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को। जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो रहा है तो हमारी पॉलिसी में भी बदलाव आ रहा है, ये चीज़ ये बताती है। एंड बोला जाता है द नीड फॉर ए मोर प्रोएक्टिव एंड मल्टी फेसेटेड फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी अप्रोच में भी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें कुछ कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी वो एम्फेसाइज करती है, जोर देती है ना केवल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, साथ ही साथ में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तरफ ध्यान देते हैं कुछ कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, बिसाइड फिलीपींस तो है ही। एंड बोला जा रहा है कि इंडिया ने स्ट्रेंथन किया है अपनी खुद की कैपेसिटीज़ को, जैसे कि कैसे करके हम आगे बढ़ें, फॉरवर्ड पोजीशन कैसे करके हम लें, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट किए हैं, साथ ही साथ में री इन्फोर्स किया है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हम प्रोग्राम चलाए हैं, डीप वाटर मैरीटाइम फैसिलिटीज़ में वृद्धि हुई है। इंडिया की टाइज कैसे रहे हैं, इंडिया के संबंध कैसे रहे हैं चाइना के साथ में, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो नॉर्मली देखा जाए साउथ चाइना सी में काफ़ी टेंशन है और ये कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है। पार्टिकुलरली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चाइना अपना टेरिटोरियल क्लेम करता है, यहाँ पर अपने मिलिट्री के एक्सरसाइज कराते रहता है, एंड इंडिया का इंस्टेंस है, ठीक है, इंडिया का जो भी इंस्टेंस है स्टांस है वो उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। भारत का जो रुख है ना वो उतना ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, एंड आज के समय में वो लेस कॉन्शियस कॉशंस वाला कंट्री बन गया है। आगे जो संबंध हम देखते हैं भारत और चाइना के, उसमें अगला जो व्यू हमको दिखाई देता है वो बॉर्डर डिस्प्यूट का है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं बॉर्डर में चाइना नई नई जगह पर अपने क्लेम करते जाता है और विवादों में इंडिया को उलझाए रखना चाहता है। जैसे कि आप बात कर सकते हैं गलवान वैली इंसिडेंट्स के, इसके अंतर्गत क्या है, चाइना धीरे धीरे करके अपने पैर आगे बढ़ाते जा रहा है हमारी बॉर्डर में, वो भी लड़ाई झगड़ा करके। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए अरुणाचल प्रदेश के कुछ विलेजेस हैं उनके नेम को चेंज किया गया है चाइना के द्वारा। गलवान वैली का जो इंसिडेंट्स है ये हमें बताता है इंडिया एक फ्रंट लाइन वारशिप भेजा था साउथ चाइना सी में, जो कि बता रहा था कि इंडिया की कैपेबिलिटी कितनी है एसिमेट्रिक डिटरेंस में। यदि आप भी
इस प्रकार से हमारे साथ में व्यवहार करोगे तो उसके बदले में भारत ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए साउथ चाइना सी में अपने शिप भेजे थे, वारशिप भेजे थे, जो कि बताता है कि इंडिया खुश नहीं है चाइना के इस कदम से। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो इंडिया की जो स्ट्रेटजिक इंगेजमेंट रही हैं, जैसे कि वो रेगुलर नवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराते रहता, साथ ही साथ में मिलिट्री कोऑपरेशन को मजबूत कर रहा है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ में। इससे हमको दोहरा फ़ायदा होता है। पहले नंबर की बात यह है, इंडिया का जो कमिटमेंट है रीजनल सिक्योरिटी में वो पता चलता है, साथ ही साथ में हम चाइना के अनलॉफुल असर्शन को, ठीक है, आप जो बिना मतलब का दावा करते हैं उसको काउंटर करने का भी हम काम कर रहे हैं। अब हम आसियान वाली बात कर लेते हैं, आसियान फैक्टर की बात करें। जैसे कि हम बात किए हैं कि इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजिक पॉलिसी में रिकैलिब्रेशन किया है, इससे पता चलता है कि साउथ चाइना सी काफ़ी क्रिटिकल है हमारे लिए रीजनल सिक्योरिटी में, ग्लोबल मैरीटाइम ऑर्डर के लिए। साथ ही साथ साउथ चाइना सी में आज के समय में डिस्प्यूट चल रहा है, प्राइमरली इन्वॉल्विंग चाइना एंड सेवरल एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। इसमें चाइना शामिल है, आसियान कंट्रीज शामिल हैं। इसका काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में, ठीक है, नो ओवरफ्लाइट प्रिंसिपल में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इंडिया के ट्रेड एंड एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन रूट को लेकर के। साथ ही साथ जो कंट्रीज़ हैं एक्रॉस ग्लोब, उनके लिए भी ये चीज़ें महत्वपूर्ण रखती हैं। नई दिल्ली की जो एडवोकेसी रही है रूल बेस्ड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्डर के लिए, स्पेशली हम जोर देते हैं अनक्लोज के नियम कानूनों को, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एक इंस्टांस अगेंस्ट यूनिलैटरल एक्शन। आप अपने से ही कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, आपको दुनिया को लेकर के चलना पड़ेगा। इस प्रकार से ये जो इंस्टांस है इंडिया के प्रिंसिपल में रूटेड है, भारत की जो प्रिंसिपल है उनमें ही ये चीज़ पाई जाती है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है उसमें भी ये चीज़ शामिल है, एंड आल्सो इनडायरेक्टली चैलेंजेस चाइनास एक्सपेंसिव टेरिटोरियल क्लेम। और इनडायरेक्ट तरीके से हम हमेशा से ही चाइना का जो एक्सपेंसिव टेरिटोरियल क्लेम रहा है उसका विरोध करते आ रहे हैं। उनकी जो एक्टिविटीज़ है साउथ चाइना सी में वो बताती हैं इंडिया की पोजीशन को, ठीक है, कि हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पर उभर करके सामने आ रहे हैं ताकि रीजनल स्टेबिलिटी आ सके और इस क्षेत्र में सिक्योरिटी बनी रहे। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में कंट्रीज़ के साथ में पार्टिकुलरली जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर कुछ जो घटनाएं घटित हो रही हैं इसका क्या असर पड़ सकता है और आने वाले समय में विश्व का क्या फ्यूचर रहेगा, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, इसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैप के माध्यम से हम वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के नाम देख लेते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में कंट्री रह रही हैं वो हैं इजराइल, पैलेस्टाइन एंड ईरान। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, इराक, जॉर्डन, इजराइल, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत। ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का मैप है। तो शुरुआत यदि करें तो देखिए आज के समय में पूरे वर्ल्ड में जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को आगे मानती हैं, अमेरिका जैसी कंट्री, इजराइल जैसी कंट्री, ठीक है, रसिया जैसी कंट्रीज़, इन सभी कंट्री में अनुभवी नेताओं की कमी है। ऐसा नेता चाहिए जो कि दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस स्थापित कर सके, न्यू अलायंस स्थापित कर सके, इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व कर सके। एंड जो करेंट प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजीज चल रही है ये कुछ फैक्टर माने जा रहे हैं कि आखिर क्यों दुनिया में ऐसे नेताओं की कमी है और हमारा जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, उसमें कौन कौन से इश्यूज़ आने वाले हैं, जैसे कि न्यू अलायंस है,
ऐसे नीडर की कमी जो कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सके। आने वाले समय में इकोनॉमिक इश्यूज आ सकते हैं एंड करंट जो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है ये भी एक इशू के तौर पर फ्यूचर में वर्ल्ड में उभर सकती है। तो शुरुआत करी जाती है कि किस प्रकार से हमारा जो भविष्य है और कंट्री की जो सरकारें हैं आज के समय में खतरा फेस कर रही हैं। चाहे हम यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की को लेके, चाहे वो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू हो, ठीक है, जो कि अभी हाल फिलहाल में जो संघर्ष चल रहा है उसके सेंटर पॉइंट में है। इन नेताओं के पास संघर्षों को समाप्त करने की कोई ये कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, ना तो इनके पास कोई इच्छा है और ना ही इस प्रकार की वो समझ रखते हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात करें, ठीक है, इनका कहना है कि युद्ध का लास्ट क्या होने वाला है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, वो तो अच्छा ही होगा और कंटिन्यू वार में आप चले जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट की बात करें, यूनाइटेड स्टेट की भी यदि हम बात करते हैं ना, तो अमेरिका शुरू से ही नाटो को मजबूत करने के चक्कर में रहा है ताकि रसिया को काउंटर किया जा सके। एंड द रिस्टोर इमीडिएट पोस्ट 1945 वर्ल्ड ऑर्डर इन यूरोप फाइंड्स इटसेल्फ इन ए सीरियस डिलेमा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उसकी पोजीशन रही थी वही पोजीशन को वो स्थापित करना चाहता है, इसलिए वो नाटो को मजबूत कर रहा है और नाटो को मजबूत करने के चक्कर में ही यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध हुआ था। वहीं यदि हम मिस्टर नेतन्याहू की बात कर लें तो हमास अटैक हुआ अक्टूबर 2023 में एंड ठीक उसी प्रकार का जवाब दिया गया था मिस्टर नेतन्याहू के द्वारा ताकि वो इसको अपनी रेपुटेशन बता सकें। एंड जितना भी जो फ्रस्ट्रेशन है वो गाजा के सिटीजन्स के ऊपर उतार रहे हैं, ऐसा करते हुए कुल मिलाकर के भले कितने भी ज़्यादा नरसंहार हो जाए। आगे हम बात करते हैं कि यदि इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं तो इसका देश दुनिया में क्या असर पड़ सकता है। इसके चलते चलते पूरी दुनिया में आप देखेंगे, इससे पूरी दुनिया भर में विशेष रूप से पश्चिम एशिया में, ठीक है, लोगों के जो विचार हैं, लोगों की जो राय है वो एकदम भड़क उठी है। इससे राजनीतिक और धार्मिक विभाजन और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, पॉलिटिकल डिवाइड, रिलीजियस डिवाइड भी बढ़ते जा रहा है। एंड बोला जा रहा है एक जो अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट है ऑफ दिस हैज़ बीन ईरान्स री इमरजेंस एज ए की प्लेयर इन द डिटरमाइनिंग द रोल ऑफ द डाइस इन द अफेयर ऑफ दिस रीजन। इस रीजन में अब ईरान की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि ईरान भी अब री इमरजेंस होके उभर रहा है क्योंकि उसके ऊपर अटैक हुआ था तो उसने जवाब दिया है इजराइल को। उनके जो कमांडर की डेथ हुई थी एम्बेसी में अटैक करने से, तो उसी के जवाब में उसने भी इजराइल के ऊपर ड्रोन से अटैक किया था। 2022 से ही देखा जाए दुनिया में किस किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आज के समय में हम देखते हैं नए नए अलायंस उभर करके सामने आ रहे हैं, जैसे कि चाइना और रसिया और भी ज़्यादा करीब में आते जा रहे हैं। चीन का उदय हो रहा है और यदि चीन का उदय होता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका जो अपने आप को वर्ल्ड लीडर समझता है ग्लोबल ऑर्डर में, उसकी जो छवि है वो लो होने वाली है। इसके बाद यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो बोला जाता है, ये बात बिल्कुल भी क्लियर है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लीडर हैं उनके पास में गुणों की कमी है। आपने पैसा इतना सारा खर्चा कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसके ऊपर पैसा खर्चा किया आपने? सैंक्शन लगा के, और दूसरा इजराइल के ऊपर पैसा खर्चा किया। लेकिन इजराइल भी आज के समय में आपके प्रति कैसे विचार रखता है या फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका भी कोई रिजल्ट खास नहीं निकला है। आने वाले समय में बोला जा रहा है कि जो स्थिति है और भी ज़्यादा खराब होने वाली है। आप देखते हैं कि यूक्रेन में गतिरोध जारी है क्योंकि जेलेंस्की और पुतिन, साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ अभी भी किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक इसी प्रकार साल 2024 में बात करें, पिछले 2 सालों में जो कुछ भी हुआ है वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में पुनरावृत्ति करे। तो
इसका मतलब ये है जो कंटिन्यू गतिरोध चल रहा है, ठीक है, जो कंटिन्यू जो हम स्टेलमेंट देख रहे हैं, मतलब अब कुछ ऐसा होने वाला है जो कि किसी ने कल्पना नहीं किया था। जैसे कि हो सकता है कि बैटलफील्ड हमको देखने को मिल जाए न्यूक्लियर वीपन्स की, ठीक है, और ये एक मैटर ऑफ डिबेट बन गया है आज के समय में। वहीं यदि हम वेस्टर्न एशिया की बात कर लें, पश्चिम एशिया की क्या स्थिति चल रही है, तो इजराइल पहले तो पैलेस्टाइन के युद्ध से प्रभावित हुआ, दूसरा ईरान ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया है। तो अब वो शांत नहीं बैठने वाला है, और इससे नुकसान किसको हुआ सबसे ज़्यादा? गाजा के नागरिकों को हुआ है। आज के समय में उसको ईरान से सीधे खतरे के तौर पर सामना करना पड़ रहा है, पहले जबकि वो डायरेक्टली किसी भी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता था। आगे यदि हम बात करें तो जो बड़ी बड़ी पावर है ना, उनके बीच में राइवलरी हमको देखने को मिल रही है, और उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? जो इसमें शामिल नहीं हो रहा है। जैसे कि चाइना की बात करें, चाइना इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के वो एक स्थिति का इंतज़ार कर रहा है और अपने आप को मजबूत करते जा रहा है। इसमें जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नुकसान उनका ही है। अमेरिका और जो चीन जैसे कंट्रीज़ हैं ना, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, गुप्त तरीके से युद्ध में लगे हुए हैं। अमेरिका की भी कंडीशन यदि देखें ना, तो 2020 में अफ़गानिस्तान के बाद उसको झटका का सामना करना पड़ा है, ठीक है। जो महाशक्ति के रूप में वो उभरा था, वो जो चमक है उसकी कम हो गई है। जैसे कि वो रसिया से बचाने के लिए खुद को नाटो का इस्तेमाल करता है। यूरोप ने पैसा लगाया किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर, सॉरी, इजराइल के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हथियारों की सप्लाई किया, ठीक है, पैसों की ग्रांट भी दिया होगा, लेकिन इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन चाइना की जो इकोनॉमिक कंडीशन अभी चल रही है, उसने उसको मौका दे दिया है कि भाई आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल सही समय चल रहा है। साथ ही साथ चाइना नए नए गठबंधन बना रहा है। चाइना, रसिया, ईरान का एक हमको अलायंस देखने को मिला है। लेकिन जो दुनिया है आज के समय में, जो फ्यूचर की समस्याएं हैं, उनके ऊपर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में विशेषज्ञ लोगों ने चेतावनी दिया है कि आने वाले समय में जो कंट्री की इकोनॉमीज़ है वो बहुत जल्दी समस्याओं को फेस करने वाली है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और अधिकांश यूरोपियन कंट्री की और अवस्थाएं तो और अर्थव्यवस्थाएं ऑलरेडी से ख़राब कंडीशन में चल ही रही हैं। वहीं यदि हम चाइना की भी बात कर रहे हैं, तो चाइना की अर्थव्यवस्था में फिर से उतना ज़्यादा कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आने वाले नेक्स्ट नेवी चीफ को लेकर के। तो देखिए, वाइस एडमिरल त्रिपाठी अब नए नेवी चीफ बनने वाले हैं। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट चीफ ऑफ द नवल स्टाफ के तौर पर। अभी वो करेंट में वाइस चीफ ऑफ द नेवी हैं, एंड बोला जा रहा है कि अब वो किसकी जगह लेंगे? एडमिरल आर हरी कुमार की जगह, जो कि 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का जन्म हुआ था 15 मई 1964 को, और उन्हें 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। अभी वे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो अभी देखा जाए 39 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस रहा है, और उन्होंने नौसेना उप प्रमुख के रूप में, जिसको हम बोलते हैं वाइस चीफ ऑफ द नेवी के रूप में कार्यभार संभालने के पहले वो पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा बोला जाता है कि इनको बहुत सारे जो हमारे युद्धपोत हैं, जैसे कि विनाश है, किर्च, त्रिशूल है, इनकी उन्होंने कमान संभाली है। इसके साथ ही साथ में परिचालन से रिलेटेड स्टाफ नियुक्तियों पर भी उन्होंने काम किया है। इसके अलावा जो पश्चिमी बेड़े का परिचालन अधिकारी, नौसेना परिचालन के निदेशक, नेटवर्क केंद्रीय परिचालनों के प्रधान निदेशक और नई दिल्ली में नौसेना योजना के प्रधान निदेशक के पद भी शामिल हैं।
इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से रिलेटेड आई है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन खड़े करे गए थे कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके बीजेपी चुनाव जीत रही है, इसलिए ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसा तो हमको कुछ दिखाई नहीं दिया है। अब जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी कहना है कि आप ईवीएम की टेम्परिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टेज में, और ना ही उसके साथ में कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही इसके ऊपर कोई सेंध लगा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने थर्सडे के दिन बोला है कि ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को टेम्परिंग कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेज में इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जो टॉप पोल बॉडी है, टॉप पोल बॉडी मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनका कहना है जो ईवीएम मशीन है वो एकदम परफेक्ट हैं फर्स्ट फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन। पहले फेज के लिए हम इनका बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कहना है। तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ना